Hi guys, you are warm welcome in my YouTube channel that is Electrical with अवनीश वर्मा। आप लोग का बेहद ही स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो हम लोग आज अपने इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं उसका मैं आज आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ। डीसी मशीन में जैसे कि डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में से रिलेटेड मेन टर्म्स या मेन टॉपिक्स या मेन फार्मूले वगैरह अपने इस सेशन में देखेंगे, जो कि क्विक रिवीजन होगा, जो कि एग्ज़ाम में बेहद ही अच्छे ढंग से या बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूले या टर्म्स होंगे। तो ये फुली ऑन डिपेंड अपॉन योर रिवीजन। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, और वो भी फुल चैप्टर ऑफ डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर विच इज़ पार्ट ऑफ डीसी मशीन। ओके फ्रेंड, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं डीसी मोटर जो होता है, डीसी मोटर हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है। मोटर हमारा डीसी मोटर हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है। या मोटर में जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है, जो घूमने की दिशा होती है शाफ्ट का, उसका डायरेक्शन निकालते हैं, और वो किसके द्वारा निकालते हैं? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि वी कैन फाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर्स शाफ्ट। ओके फ्रेंड, तो हम लोग मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल्स के हेल्प से घूमने की दिशा निकालते हैं। और जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट जो कि आर्मेचर में उत्पन्न होता है, आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, यानी कि इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू निकालते हैं, और इसमें हम लोग राइट हैंड रूल के द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और मोटर में जो हम लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं? टॉर्क निकालते हैं। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग टॉर्क का फार्मूला, इन शॉर्ट वी कैन से डैट जो टॉर्क होता है फाई आई ए। ओके फ्रेंड, टॉर्क इज डिपेंडेंट अपॉन फाई आई ए। तो आप लोग इसे देखिए कि जो टॉर्क होता है वो फाई आई ए पे डिपेंडेंट होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी हम लोग इसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाकर रखेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? T इज इक्वल टू के विच इज कंसिडर एन कांस्टेंट फाई आई ए। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। अभी हम लोग इसे इरेज कर लें, स्पेस हो जाए। जैसा कि हम लोग मोटर में टार्क निकालते हैं, तो उस टार्क का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए।
और जो इसमें अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट ऐड करते हैं फाई आई ए, ये हमारा हुआ। एंड देन व्हाट इज के? के इज कंसिस्ट ऑफ पी जेड अपॉन 60A, दिस इज कांस्टेंट के। इसी तरह हम लोग जनरेटर में देखते हैं कि जनरेटर में क्या फार्मूला होता है। जनरेटर में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं, तो ईएमएफ निकालने का जो फार्मूला था जनरेटर में जो फार्मूला था निकालने का, वो कैसे निकालते थे? EMF इन आर्मेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन होता है। जनरेटर में जो हमारा आर्मेचर प्रोपोर्शनल टू फाई एन होता है। और इसमें भी सिमिलरली उसी तरह करते हैं कि जो हमारा आर्मेचर में EMF होता है इज इक्वल टू के फाई आई ए, और अगर के की वैल्यू हम लोग रख दें तो क्या हो जाता है? या तो आप इसी तरह लिखें के फाई एन, और अभी आप अगर के की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू व्हाट? पी जेड फाई एन अपॉन 60A, एंड दिस इज EMF इन जनरेटर। एंड देन हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे कुछ टर्म्स देखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर में मैक्सिमम जो इफ़िशियंसी होता है, मैक्सिमम इफ़िशियंसी होता है, वह हम लोग कब ले सकते हैं? यानी कि मोटर में मैक्सिमम इफ़िशियंसी प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो मोटर में हमारा जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक चीज़ ये होता है कि हमारा जो ईबी यानी कि बैक ईएमएफ होता है इक्वल टू हो जाए किसके? सप्लाई वोल्टेज के आधे, यानी कि जो हमारा बैक ईएमएफ हो इज इक्वल टू वी अपॉन 2। तो इसमें वी क्या है? सप्लाई वोल्टेज। और जब ये जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तब फिर हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हमारा मोटर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। और यही जो होगा 50% हमारा मैक्सिमम इफ़िशियंसी कहलाएगा। ओके फ्रेंड, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग EB इक्वल टू वाट V अपॉन 2 है, तो अभी हम लोग अगर V को 40 ले लेते हैं, देन हमें EB क्या लेना पड़ेगा? 20। तो कहने का मतलब हमारा जो EB हो वोल्टेज सप्लाई का आधा हो, तो हमारा जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी होगा 50% होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। तो हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जो हाँ लैप, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैप बाइंडिंग एंड वेव बाइंडिंग? लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, तो देखते हैं हम लोग। लैप बाइंडिंग में क्या होता है हमारा? आर्मेचर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल,
ठीक। और वेव बाइंडिंग में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2। हमेशा जब कभी भी आपको बोले कि आर्मेचर में जो बाइंडिंग हुई है वो किस तरह की है, लैप बाइंडिंग, तो हमारा जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है तो वह किसके बराबर हो जाएगा, पोल की संख्या के बराबर। ओके फ्रेंड। और हमारा जो पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव बाइंडिंग इज इक्वल टू ऑलवेज 2। ओके फ्रेंड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा, तो आगे चलते हैं। अभी देखते हैं हम लोग लैप बाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं। लैप बाइंडिंग हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज में लिया जाता है। हाई करंट, लो वोल्टेज इज यूज्ड फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज। और इसमें जो होता है वेव बाइंडिंग में, हाउ टू वी यूज वेव बाइंडिंग इन आर्मेचर, देन फॉर व्हाट, फॉर इट विल गिव अस हाई वोल्टेज एंड लो करंट। वेव बाइंडिंग का यूज इसलिए करते हैं कि हाई करंट, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, it will give us low current and high voltage। ओके फ्रेंड। तो जो वेव बाइंडिंग होता है हम लोगों को लो करंट एंड हाई वोल्टेज देता है। और अभी हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और आप अभी एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो हमारा लैप बाइंडिंग यूज किया जाता है डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में, तो इसमें एक इक्विलाइजर रिंग यूज होता है। लैप बाइंडिंग में एक इक्विलाइजर रिंग यूज किया जाता है, और वेव बाइंडिंग में इक्विलाइजर रिंग नहीं यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड। और अभी हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारा लैप बाइंडिंग है इसमें एक डमी कॉयल का यूज नहीं किया जाता है। इसमें डमी कॉयल का यूज नहीं किया जाता है। और वहीं दूसरे वेव बाइंडिंग में देखें तो इसमें एक डमी कॉयल यानी कि खराब कॉयल जिसे आप कह सकते हैं का यूज किया जाता है। डमी कॉयल यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग और इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि इसमें और भी क्या होता है। तो अभी आप देखिए कि जो हमारा, आप इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहें कि लैप बाइंडिंग का यूज कहाँ पर हुआ होगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हाई करंट के लिए यूज होता है। तो हाई करंट हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डीसी मशीन होती है, वेल्डिंग मशीन होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई करंट की आवश्यकता होती है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि उसमें अगर उस वेल्डिंग मशीन में हाई करंट की आवश्यकता होती है तो उसमें किस तरह की बाइंडिंग हुई होगी। तो नाउ वी कैन इजली से दैट इज लैप बाइंडिंग विल बी यूज्ड इन वेल्डिंग मशीन। ओके फ्रेंड। तो हम लोग वेल्डिंग मशीन में लैप बाइंडिंग का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड। अभी हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे रिलेटेड हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। तो अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, इसका हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करते हैं। डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, तो उसमें हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करते हैं या किस फार्मूले से करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमको कम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कम होना चाहिए। किसी भी डीसी जनरेटर में, डीसी मशीन में जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए?
कम होना चाहिए। और अगर वहीं पर कहीं आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन करना हो, आइडियली करना हो, यानी कि सज्जनता के तौर पे, यानी कि बहुत ही अच्छे आउटपुट या अच्छे हमको रिजल्ट लेने हैं, तो आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे। और उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। हमको उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। और अभी हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वोल्टेज ऑन नो लोड, अगर जब कोई लोड ना हो तब का वोल्टेज, माइनस वोल्टेज ऑन फुल लोड, जब मशीन हमारी फुल लोड पर हो तब का वोल्टेज, इज डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑन फुल लोड, वोल्टेज ऑन फुल लोड। ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है, इज मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज में निकालते हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए व्हाट वी विल डू दैट वी विल मल्टीप्लाई बाई 100, ओके फ्रेंड। देन व्हाट विल वी गेट, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू VNL, यानी कि वोल्टेज ऑन नो लोड माइनस वोल्टेज ऑन फुल लोड अपॉन वोल्टेज ऑन फुल लोड is multiplied by 100, and then this is voltage regulation. what voltage regulation, तो हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, जब नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इस मल्टीप्लाई बाई 100, देन व्हाट विल वी गेट, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसे हम लोग देखें। अभी हम लोग आगे चलते हैं, अभी जान लेते हैं कि, और एक चीज़ और बेहद इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसे आप ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, व्हाट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए, ओके फ्रेंड, हम लोगों को अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है, समझ रहे हैं, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है डीसी जनरेटर में अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, या डीसी मोटर में, तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है, यह मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर, यह, और आर्मेचर वाइंडिंग होता है, इनमें से केवल एक के टर्मिनल को आपको क्या कर देना होगा, चेंज। समझ रहे फ्रेंड, अगर आपका फील्ड वाइंडिंग के जो करंट डायरेक्शन है उसको चेंज कर दें, या करंट टर्मिनल को या उसके टर्मिनलों को चेंज कर दें, जो फील्ड वाइंडिंग है केवल उसके करंट डायरेक्शन को चेंज कर दें, या आर्मेचर वाइंडिंग की करंट डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट था, तो इसे आप ध्यान रखिए। एंड देन हम लोग एक और भी बेहद ही इम्पोर्टेंट देखते हैं कि जो डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर हमारा जो होता है ये कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें मैकेनिकल वर्क लेने होते हैं, जैसे ट्रेन चलाने में मैकेनिकल वर्क, क्रेन वगैरह है, क्रेन में हमें मैकेनिकल आउटपुट लेना होता है, और हमारा लिफ्ट है, लिफ्ट में हमें मैकेनिकल आउटपुट लेना होता है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग मशीन का यूज करेंगे, डीसी मोटर का यूज करेंगे। और अगर वहीं कहीं डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर से हम लोग कैसा वर्क लेते हैं, जैसे कि बैटरी चार्जिंग हो, कम वोल्टेज बैटरी चार्जिंग वगैरह, या तो आप वेल्डिंग में ले सकते हैं,
या तो आप जो जनरेटर के थ्रू शादी या फंक्शन या जो फंक्शन वगैरह होते हैं, पार्टीज होती हैं, उसमें जो आप वायर्स का यूज करते हैं या करंट लाइट्स का यूज करते हैं, वहाँ पर यूज करते हैं डीसी जनरेटर का। तो ये कुछ यूज है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। एक बेहद इम्पॉर्टेंट टर्म्स और भी है, जो हमारा डीसी मशीन में इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू पोल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एंगल। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट टर्म है या बेहद इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं बड़े सावधानी से। जैसे कि आपको कहीं पर मैकेनिकल एंगल दिया होगा और पावर दी होगी, पोल दी होगी, तो अभी आपको क्या निकालना होगा? व्हाट वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिकल एंगल। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको पोल दिया हो और मैकेनिकल एंगल दिया हो। तो एक बेहद ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये भी निकल कर आता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो डीसी शंट मोटर होता है, इसका हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें एक स्थिर या कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है। जैसे कि लिफ्ट वगैरह हुआ, लिफ्ट में आपको, या एलिवेटर हुआ, यहाँ पर आपको कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग शंट मोटर का यूज कर लेते हैं। और इसमें जो फ्लक्सें होती है डीसी मोटर में, डीसी शंट मोटर में जो फ्लक्स होती हैं वह कैसी होती है? कांस्टेंट फ्लक्स होती है, इसीलिए कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज करते हैं। और डीसी सीरीज मोटर जो होता है, इसे हम लोग नो लोड पर कभी भी स्टार्ट नहीं करनी होती है। इसे हमें नो लोड पर कभी भी स्टार्ट नहीं करनी होती है, नहीं तो यह क्या होता है? यह बहुत ही झटके से स्टार्ट होता है। यह बड़े ही झटके से स्टार्ट होता है, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें लॉसेस में डाल सकता है, या हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर को विदाउट लोड यूज नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डीसी मोटर स्टार्टर, डीसी मोटर जो होता है, या डीसी जनरेटर भी आप ले सकते हैं, कि जो डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में कैसा स्टार्टर का यूज किया जाता है और स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है। स्टार्टर कुछ यूँ होता है, तो इसमें आप यहाँ पर स्टड लगे होते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा होता है। और आप हैंडल को इसके अगर आप आगे बढ़ाते हैं, पहले रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई होगा, और अब जब सप्लाई देंगे इसमें, जब आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, तो हमारा जो मोटर स्टार्टर होगा, यह अपने इस हैंडल को आगे बढ़ाता जाएगा, वोल्टेज को कम करता जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनरेटरों में स्टार्टिंग करंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय पे स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होने से हमको नुकसानें होती हैं, हमको हानि में पहुंचा सकता है डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। तो इसीलिए जो स्टार्टर होता है यूज किया जाता है वो, क्योंकि ये कंट्रोल करे, बाय व्हाट? इट कंट्रोल विद ओवरफ्लो ऑफ करंट। जब ज़्यादा ओवरफ्लो हो करंट का, तो इससे हेल्प करे कौन? स्टार्टर का यही वर्क होता है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि स्टार्टर कितनी तरह के होते हैं। स्टार्टर तीन तरह के होते हैं। कौन से? 2 पॉइंट स्टार्टर, और एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर।
तो मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं ले जाता हूँ, मैं आपको वही मेन चीज़ें या मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं कि DC 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है इसमें कौन से मोटर यूज की जाती है या कौन सी मशीन यूज की जाती है। तो इसमें जो होता है, इसमें सीरीज मोटर यूज करते हैं, इसमें सीरीज मोटर यूज की जाती है। और जो 3 पॉइंट स्टार्टर है इसमें शंट मोटर यूज की जाती है, DC शंट मोटर। और जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है इसमें कंपाउंड मोटर, कंपाउंड जनरेटर या कंपाउंड मशीन हम लोग यूज करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर जो है DC कंपाउंड मोटर में यूज की जाती है। तो अभी हमने ये बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी। तो हम आज के लिए अपना यह सेशन यहीं तक रखते हैं। तो हम लोग अपना आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो मैं आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक्स।